स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के सामने मध्य चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करते हुए बताएंगे पंजाब ने कैसे जलील करके चुनाव हराया है दोस्तों। लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पंजाब कांग्रेस के नेताओं की ले रहे थे बैठक, लेकिन बैठक के दौरान आपस में हो जाती है नोकझोंक दोस्तों और एक बड़े नेता अचानक से बैठक छोड़कर चले जाते हैं दोस्तों। बताएंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस बात की चर्चा को लेकर अचानक से माहौल गर्मा गर्मी वाला हो गया दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें तो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी कभी नहीं घुस सकती और पंजाबी कभी बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सत्ताधारी दल के 3 लोगों की अंतरात्मा जगाने की उम्मीद में बैठी है बीजेपी दोस्तों। बताएंगे कौन से राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरीके के खेला करने की जा रही है कोशिश और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर हाईकोर्ट से भी बड़ी अपडेट सामने आई है कि करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता सुनील जाखड़ से लेकर एक और दिग्गज नेता केवल सिंह ढिल्लों जो कांग्रेसी नेता थे उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाकर भी यहां तक कि राघव चड्ढा के साथ में 6 और राज्यसभा के पंजाब के सांसदों को पार्टी में शामिल करवाकर भाजपा चारों खाने चित हो गई, 1000 सीटों पर हार गई और इसीलिए पंजाबी कभी बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पंजाब के नगर निकाय के चुनाव के नतीजे घोषित किए गए दोस्तों। पंजाब के 104 नगर निकायों के चुनाव नतीजों को लेकर गिनती शुरू होते ही 7500 उम्मीदवारों को लेकर नतीजे घोषित कर दिए गए दोस्तों। बड़ी बात यह है कि 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों समेत 104 स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा दोस्तों। आम आदमी पार्टी क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है तो सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, उसको 900 से ज्यादा सीटें मिल गई दोस्तों। इसके आगे भी लगातार गिनती जारी है और कांग्रेस पार्टी लगभग 350 से ज्यादा सीटों पर लीड बनाए हुए है दोस्तों। अकाली दल 183 और भारतीय जनता पार्टी 162 सीटों पर अटकी हुई है और बीजेपी का मुकाबला निर्दलियों के साथ में चल रहा है। ऐसे में भाजपा निर्दलियों को मिला ले तो 5वें स्थान पर है दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने 1316 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे दोस्तों, जिसमें से 1100 उम्मीदवार के बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है दोस्तों। और ये जानकारी जैसे ही सामने आती है उसके बाद एक बात क्लियर हो गई है दोस्तों की पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी अपने साथ में लेकर आ गई और सुनील जाखड़ को साथ में लेकर आ गई दोस्तों। राघव चड्ढा 6 सांसद साथ में लेकर आ गई राज्यसभा के। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर बुरी तरीके से पिट रही है दोस्तों। बीजेपी को पंजाब की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब के पंजाबी और बीजेपी के बीच में असली संघर्ष चल रहा है दोस्तों। पंजाब के लोगों ने ठान लिया है कि बीजेपी को पंजाब में एक बड़ी पार्टी के तौर पर कभी घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर भाजपा का रवैया आज तक पंजाब की जनता नहीं भूली है। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में इतनी कोशिशों के बावजूद, छापेमारी और तमाम प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का यह हाल है दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की बैठक के अंदर अचानक से मामला तनातनी वाला बन गया दोस्तों और यहां तक कि एक वरिष्ठ नेता बैठक छोड़कर चले गए। दरअसल राहुल गांधी इस बैठक को ले रहे थे दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि पंजाब में पार्टी को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीते दिन शुक्रवार को राज्य कांग्रेस के नेताओं की हाई कमान के साथ यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल के साथ में बैठक चल रही थी दोस्तों। इंदिरा भवन में चल रही इस बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भूपेश बघेल और पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वड़िंग मौजूद थे दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के सामने पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच में आपस में तीखी नोकझोंक हो गई दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पंजाब विधानसभा के अंदर नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा नाराज हो गए दोस्तों और बैठक से निकल गए। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी बात केंद्रीय नेतृत्व के सामने मैंने रख दी है और दरअसल निकाय चुनाव में जो परिणाम सामने आए उसमें कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा जिसकी पार्टी उम्मीद कर रही थी दोस्तों। और पार्टी को 350 से ज्यादा सीटें कुल मिली दोस्तों, जबकि लगभग दोगुनी सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है। तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि वो बेहतर करेंगे, लेकिन बेहतर नहीं हो पाए। तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस पर बयान जारी करना शुरू कर दिया दोस्तों। प्रताप सिंह बाजवा बैठक में ही बोलते हैं कि निकाय चुनाव में आज जो परिणाम आए हैं ये परिणाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वड़िंग के ऊपर सवालों को जन्म देता है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिताने की, लेकिन प्रदेश के अंदर तो जिताना दूर की बात, ये अपने गृह जिले के अंदर भी पार्टी को नहीं जिता पाए। इतना बात बोलते ही दोस्तों मामला तनातनी वाला हो गया और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई थी और बीजेपी ने हाल ही में सुनील जाखड़ को हटाकर कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व नेता केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया है। तो भाजपा वाले पंजाब में बेशक कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन सबको पता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का मुकाबला है, लेकिन माहौल तनातनी वाला हो जाना इससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी के पास भी अब पूरी तरीके से विकल्प तैयार है कि पार्टी के अंदर कड़े निर्णय लिए जाए दोस्तों और कड़वे डोज दिए जाए नेताओं को जो लोग गुटबाजी में पूरी तरीके से शामिल है। और जैसे राहुल गांधी ने कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की जगह डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी दे दी दोस्तों और किसी भी नेता ने कोई विरोध नहीं किया, तो अब कांग्रेस पार्टी पंजाब को लेकर भी कुछ बड़े टफ
टफ निर्णय लेने वाली है दोस्तों। आज की बैठक के बाद अब आला कमान के हाथ में पूरी कमान है, उनको तय करना है कि प्रदेश में क्या करना है। अब तक तो नेता बोल रहे थे कि सब कुछ सही चल रहा है, पंजाब में पार्टी मजबूत है, लेकिन जब निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं तो अब आला कमान के पास जिम्मेदारी है कि वो तय करे कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे दोस्तों तो एक पार्टी को मजबूत फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और दलित समाज से भी आते हैं। दूसरा, अपने क्षेत्र में उन्होंने अपना दबदबा दिखाया है दोस्तों और भारी समर्थन उनको मिला है। तो हो सकता है चरणजीत सिंह चन्नी को आगे करके सारे नेताओं को बोला जाए कि मिलकर लड़िए और जो विरोध करेगा वो पार्टी छोड़कर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और मुकाबला लेकिन उसी के नेतृत्व में होगा जिसे कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, यानी आला कमान तय करेगा। तो अब कांग्रेस पार्टी आला कमान के पास पूरा फैसला लेने का टाइम आ चुका है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने 25 मार्च को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है दोस्तों। उच्च न्यायालय यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम सूचनाकर्ता और दोनों आरोपी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य को इस मामले में मीडिया के सामने कोई बयान न देने पर रोक दिया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस फैसले को मंजूरी मिलने के बाद एक बात तय हो गई है दोस्तों की स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी वो साफ तौर पर राजनीति से प्रायोजित थी और एक तरीके से उनको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियों के बीच में बीजेपी ने एक सीट पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा चुनाव में बीजेपी इस बार आदिवासी कार्ड खेलकर झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रही है दोस्तों। ऐसे में पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लाकड़ा को उम्मीदवार बनाने को लेकर चर्चा कर रही है दोस्तों। वहीं पर बीजेपी का ऐसा करने के पीछे तर्क यह है दोस्तों की आदिवासी समाज से आने वाले विधायकों को भारतीय जनता पार्टी अपने से जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसीलिए आदिवासी उम्मीदवार उतारना चाहती है। आपको बता दें कि झारखंड भाजपा समिति की बैठक में यह साफ हो गया है कि पार्टी उम्मीदवार उतारने जा रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि सत्ताधारी दल के विधायकों से इधर से उधर करवा लेंगे, यानी वोट अपने पक्ष में करवा लेंगे तो स्थिति उनके लिए अच्छी हो जाएगी दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी कई सारे विधायकों से उम्मीद कर रही है कि वो पलटी मारेंगे। झारखंड में बीजेपी के पास 21 विधायकों की संख्या है दोस्तों, जिसमें जेडीयू, लोजपा और आजसू पार्टी के एक विधायक भी हैं और एनडीए के फोल्ड में शामिल है दोस्तों। तो कुल मिलाकर एनडीए विधायकों का आंकड़ा 34 हो जाता है। इसके बावजूद बीजेपी को जीत के लिए वोट का इंतजाम करना पड़ेगा दोस्तों, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी करनी पड़ेगी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नवीन 5 और 6 तारीख को रांची में मौजूद रहेंगे दोस्तों और 5-6 जून को रांची में स्पेशल आ रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव की तैयारी के लिए ही आ रहे हैं और सबको पता है कि विधायकों से कहीं ना कहीं संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। इसी में कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सचेत रहने की जरूरत है दोस्तों। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री झारखंड के दौरे पर पहुंचे हुए हैं दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली के हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर केंद्र सरकार और एको नोटिस जारी किया है दोस्तों। दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी है दोस्तों। कोर्ट ने फिलहाल अकाउंट दोबारा चालू करने के लेकर अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है दोस्तों। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले पर हम केंद्र सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पहले देखते हैं, केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का टाइम हमने दिया है कि वो अपना जवाब दे। जब केंद्र सरकार कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बताएगी कि उन्होंने क्यों ब्लॉक किया है तो उस आधार पर हम आगे फैसला लेंगे। तो अभी तो हम इस पर कोई कदम नहीं उठाएंगे। कुल मिलाकर अंतरिम आदेश जारी करने के लिए बोला गया था दोस्तों, लेकिन कोर्ट मामले पर 4 हफ्ते और इंतजार करने को तैयार है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चीफ मिनिस्टर विजय के आदेश के बाद कितनी शराब की दुकानें हुई बंद, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट सामने आई है वो ये कि पीएमके पार्टी के नेता अन्बुमणि रामदास की तरफ से मांग की गई कि तमिलनाडु की सरकार ये स्पष्ट करे कि राज्य के अंदर बंद किए गए चिन्हित शराब की दुकानें यानी 717 दुकानों में विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में स्थित ये दुकानें वाकई बंद की गई है। और पूछा जा रहा है कि कितनी दुकानें अब तक बंद की गई है, इसकी जांच करवाइए। यानी केवल बोल देने से नहीं होगा, बल्कि पता करिए कि जो आपने आदेश जारी किया है क्या वो दुकानें बंद हुई या नहीं बंद हुई। सरकार को ये आंकड़े विपक्ष को भी बताने चाहिए कि कितनी दुकानें आपने बंद की है या केवल आपने ये बातें बोली है, जमीन पर कितनी बात उतरी है, सवाल पूछा जा रहा है पीएम के पार्टी के द्वारा। साथ साथ दोस्तों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के बंगाली मार्केट में बने टोडरमल पार्क के ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बीच पहुंचे दोस्तों, जहां पर उन्होंने ऑटो चालकों से बात की और राहुल उनका यूनिफॉर्म पहने भी नजर आए और पार्क में बैठे हुए थे दोस्तों। और राहुल गांधी इस दौरान ऑटो चालकों से बढ़ रही महंगाई के बारे में चर्चा कर रहे थे। राहुल गांधी ने जो बातचीत की उसके बारे में ऑटो ड्राइवर ने बताया कि राहुल गांधी ने जो हमसे बात की वो कहा कि संसद भवन के अंदर हमारे मुद्दे उठाएंगे, जिसमें बीमा और दूसरी सहायता दिलाने का वादा भी उन्होंने किया है। हमने साथ में मिलकर खाना खाया। राहुल गांधी अचानक
गए थे, हमें पता भी नहीं था, लेकिन अच्छा लगा कि राहुल गांधी साथ में आए हुए हैं। इससे पहले दिल्ली के ऑटो चालकों के द्वारा कुछ दिन पहले हड़ताल स्ट्राइक किया गया था दोस्तों, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और किराया नहीं बढ़ रहा है और ऑटो ड्राइवर इस बात से परेशान है कि सरकार ऑटो ड्राइवर के बारे में चिंता नहीं कर रही है। दोस्तों अगर आप भी इस पर कुछ राय देना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एमएलसी चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी का महाफॉर्मूला तय हो गया है दोस्तों। 17 में से 15 सीटों पर गुट पूरी तरीके से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचलें तेज है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों खेमों के अंदर बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा महाविकास अघाड़ी गठबंधन के महाफॉर्मूले की हो रही है दोस्तों। लंबे मंथन और कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 17 में से 15 सीटों को लेकर सहमति बना ली है दोस्तों। ये सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, बल्कि ताकत और भरोसे का संतुलन भी माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें देकर संदेश दिया गया है कि गठबंधन में उसकी भूमिका भी अब केंद्र में होने वाली है। उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपने हिस्से की राजनीतिक जमीन सुरक्षित कर ली है दोस्तों। हालांकि नासिक और नांदेड़ सीट पर भी अब अंतिम फैसला होना बाकी है, जिससे साफ हो गया है कि अंदर खाने खींचतान पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिख बताइएगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन धीरे धीरे करके एक बार फिर से अपनी एकजुटता दिखा रहा है दोस्तों। साथ ही साथ भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के ट्रायल में शामिल होने को लेकर चल रहे मामले पर बड़ी राहत मिली है दोस्तों। WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला लिया है और बड़ी राहत दी है दोस्तों। एथलीट को विनेश को बड़ी राहत देते हुए एशियन गेम्स के ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस PS नरसिम्हा कर रहे थे। जस्टिस आलोक आराधे बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहा था। दोनों सुनवाई के दौरान 22 मई के आदेश में विनेश फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी थी दोस्तों। हाईकोर्ट ने ट्रायल की वीडियोग्राफी कराने और स्वतंत्र प्रवेशकों की निगरानी में प्रक्रिया में निर्देश देने के लिए कहा था और हाईकोर्ट ने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IOA के द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से ट्रायल कराने के लिए बोला गया दोस्तों। विनेश फोगाट ने आरोप लगाया था कि WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में पूरी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह और उसके आसपास के चेले चपाटों का कब्जा है और ये लोग कुछ इस तरीके से ट्रायल करवाएंगे कि मुझे फेल कर देंगे और विनेश फोगाट को इस बात की आशंका थी दोस्तों। इसके बाद कोर्ट ने राहत दी है। अगर आप भी मानते हैं कि विनेश फोगाट देश की एक ऐसी एथलीट है दोस्तों जिनको देश के अंदर बड़े बड़े कंपटीशन में तो शामिल होना ही चाहिए, बल्कि विदेशों में भी जाना चाहिए। अब न्यूट्रल यानी निष्पक्ष प्रवेशकों को मैदान में उतारा गया है दोस्तों। देखते हैं न्यूट्रल प्रवेशक जब ट्रायल लेंगे तो ट्रायल में क्या फैसला होता है। ऐसे में विनेश फोगाट अपना पूरा परफॉर्मेंस देंगे दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे लोगों की लिस्ट जारी की है दोस्तों, यानी बीजेपी के उन लोगों की लिस्ट जारी की है जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी बीजेपी के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें कई सारे नाम है दोस्तों। हरिभूषण ठाकुर बचौल जो पूर्व विधायक है उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राकेश कुमार जो पार्टी के नेता है उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। संतोष पाठक को प्रदेश का उपाध्यक्ष, मनोज कुमार सिंह और अनमिका पासवान को प्रदेश का उपाध्यक्ष, शोभा सिंह को प्रदेश का उपाध्यक्ष, पवन जायसवाल पूर्व विधायक को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बिहार के अंदर एक के बाद एक कई सारे फैसले लिए गए हैं और बिहार में पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर जो दावे हैं दोस्तों उसे बीजेपी कह रही है कि वो सारे समाज के लोगों को साथ में लेकर चल रही है, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। लेकिन बिहार के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई राज्य में अपने नेतृत्व के सारे लोगों को खुश कर पाएगी दोस्तों? क्योंकि बीजेपी ने एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का नहीं है, बल्कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति सम्राट चौधरी है दोस्तों। विजय सिन्हा को दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद अब नए संगठन के विस्तार में भी बाहर से आए लोगों को भी कईयों को मौका दिया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला दोस्तों और कहा कि प्रदेश में बिजली संकट गुजरात मॉडल की विफलता को दर्शाता है। अखिलेश यादव ने एक पर पोस्ट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल का ट्रांसफार्मर जल गया है, जबरदस्ती जोड़े गए तार में अब चिंगारी निकल रही है, मीटर बिना बिजली के दौड़ रहे हैं और भाजपाई के पीछे जनता वाले दौड़ रहे हैं, यानी आम जनता बीजेपी के पीछे दौड़ रही है। और अखिलेश यादव ने कहा कि गुजरात का मॉडल यहाँ पर आया हुआ है और गुजरात का मॉडल यहाँ पर आकर फूक चुका है उत्तर प्रदेश में। कुल मिलाकर दोस्तों पावर मिनिस्टर पर निशाना साधते हुए ये बातें कही गई है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर CBSE से जुड़े मामले को लेकर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल खड़ा किया दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को CBSE की OSM प्रणाली के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया में गड़बड़ी के नए आरोप लगाए गए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की CBSE में गड़बड़ी को लेकर चुप्पी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर कहा कि उनको छात्रों के बारे में कोई चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी छात्रों को अधर में डालकर चुपचाप बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई और राहुल गांधी ने कहा कि वो पहले दिन से ही CBSE की ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग और COEMPT के अनुबंध दिए जाने को लेकर
यानी कोएम्प्ट कंपनी को अनुबंध दिए जाने को लेकर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। युवाओं को सच जानने का पूरा अधिकार है। देश के युवाओं को पूरी तरीके से परेशान किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों पहले तो नीट का पेपर लीक का मामला सामने आता है, उसके बाद जो 12वीं के बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया हुआ है सीबीएसई का 12th का पेपर, वे लोग भी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि उनको जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बीजेपी की सरकार नीति लेकर आई थी ओएसएम वाली यानी ऑन स्क्रीन चेकिंग वाली, जिस कारण से काफी कम मार्क्स बच्चों को दिया गया है और इसे बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रेस में है दोस्तों। साथ ही साथ कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए अपने बेटे यतींद्र के साथ पहुंचे दोस्तों, और यतींद्र के साथ उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 10 जनपद स्थित अपने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और आधिकारिक तौर पर जो मुलाकात हुई है उसकी तस्वीरें सामने आई है दोस्तों। मुलाकात के बाद राहुल गांधी और सिद्धरमैया एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सिद्धरमैया और सोनिया गांधी की मुलाकात भी होगी। दरअसल दोस्तों 2006 में जब सिद्धरमैया जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस पार्टी को छोड़कर आए थे तो कांग्रेस पार्टी में उनको सोनिया गांधी ने शामिल करवाया था और दक्षिण के राज्य का नेतृत्व दिया था। तो ये बात पूरी तरीके से जानते हैं सिद्धरमैया की कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देकर डीके शिव कुमार को आगे किया है दोस्तों। अब उनके बेटे यतींद्र को भी कुछ बड़े पोस्ट दिए जाएंगे, लेकिन एक बात है कि सिद्धरमैया ने बता दिया कि विचारधारा को लेकर और गांधी परिवार को लेकर वो पूरी तरीके से निष्ठावान व्यक्ति है। और अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ साफ तौर पर मैसेज है उन सारे नेताओं को जो लोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए फैसले का विरोध करने के लिए भी कई बार सामने आ जाते हैं दोस्तों। राजस्थान के अंदर जो सत्ता परिवर्तन होना था उसको भी रुकावट डालने वाले नेताओं को भी मैसेज गया होगा और ऐसे अलग अलग नेताओं को मैसेज गया होगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि युवा नेतृत्व को आगे करना जरूरी है कांग्रेस पार्टी को और कर्नाटका में एकदम सही किया गया डीके शिव कुमार को आगे करके, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि सिद्धरमैया नाराज नहीं है दोस्तों। सिद्धरमैया पूरी तरीके से कह रहे हैं कि वो राज्य की राजनीति में सक्रिय रहेंगे और पार्टी को जिताने के लिए सारे प्रयास करते रहेंगे और आम जनता से जुड़े मुद्दे को भी उठाते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धरमैया राजनीति से दूर हो जाएंगे, बल्कि उनका इनपुट आता रहेगा। वो बताते रहेंगे कि कैसे सरकार चलानी है, कैसे चुनाव जीतना है और कैसे आम जनता को फायदा पहुंचाना है। और इसीलिए जरूरी है दोस्तों कि एक मार्गदर्शक भी होना चाहिए और सिद्धरमैया उस टाइप के मार्गदर्शक नहीं बनेंगे जो बीजेपी में बना करते हैं, यानी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाते हैं उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं देते। सिद्धरमैया पूरी तरीके से सक्रिय रहेंगे और डीके शिव कुमार से भी उनकी मुलाकात होगी। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब बीजेपी पूरी तरीके से बंगाल को वैचारिक तौर पर कब्जाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। आपको बता दें कि महज 3 हफ्ते के अंदर ही राज्य के जो शैक्षणिक संस्थान है यानी जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों, पढ़ाई का स्थान है, चाहे यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो, वहां पर वैचारिक बदलाव की प्रक्रिया को फोर्स किया जा रहा है, यानी दबाव डालकर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने वाले संगठन परिसरों के अंदर कर्मचारी कक्षों और शैक्षणिक नेटवर्कों को मजबूत करने के लिए आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर बंगाल के कॉलेज कैंटीन से लेकर कोलकाता के विश्वविद्यालय विभागों तक अधिक शोर शराबे के लिए स्पष्ट रूप से बदलाव होता दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी शैक्षणिक संस्थानों को भी कब्जा करना चाहती है दोस्तों। यानी जो एक विचारधारा की भूमि होती है बंगाल के लिए, उस भूमि पर भी आरएसएस के लोग कब्जा करना चाहते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर का अपना गढ़ बनाना चाहती है बंगाल को दोस्तों। यानी बीजेपी को लग रहा है कि अगर वो पूर्वी भारत के एक राज्य बंगाल पर कब्जा कर लेंगे तो झारखंड पर भी वो कब्जा कर सकते हैं, बिहार और आसपास के इलाकों के अंदर भी उनका दबदबा रहेगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी वैचारिक तौर पर अब बंगाल को कब्जा में करने लगी है दोस्तों। शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा करने का मतलब भी यही है कि भाजपा वाले विचारधारा की जो जगहें होती है, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो या फिर कर्मचारी संगठन हो या अलग अलग और भी बुद्धिजीवी से जुड़ी हुई चीजें हो, उन सब पर कब्जा कर रही है। मीडिया पर तो पहले से ही भाजपा का कब्जा है। बंगाल के अंदर जो बचे कुछ 2-4 मीडिया वाले उस पर भी संघ और बीजेपी वाले कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारी रिपोर्टें जो बता रही है कहीं ना कहीं बीजेपी गुजरात मॉडल का इस्तेमाल बंगाल में कर रही है। साथ साथ दोस्तों केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने शुक्रवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि वह संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ सरकार के नीतिगत अभिभाषण के लिए विधानसभा में मौजूद थे तब वंदे मातरम पूरा नहीं गाया गया। केरल के अंदर अब राज्यपाल ने इस विवाद को उपजाया है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि विधानसभा से लौटने के बाद लोक भवन में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह पहले से ही तय था, जब भी राज्यपाल सदन में मौजूद हो तब वंदे मातरम पूरा गाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में गीत केवल बजाया गया, गाया नहीं गया। उन्होंने कहा कि अब राज्यपाल उपस्थित हो तब इसे पूरा गाना चाहिए, यही इसे गाया नहीं गया, केवल बजाया गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब राज्यपाल इस मामले को कहीं ना कहीं तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि वंदे मातरम राज्यपाल नाराज हैं और क्या आपको लगता है कि केरल के अंदर ये विवाद और ज्यादा अभी बढ़ने वाला है और केरल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ऐसे ऐसे और विवादों को उपजाया जाएगा और आप लोग जानते हैं कि राज्यपाल कैसे काम करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ
हरियाणा की राजनीति में लंबे समय से जातीय समीकरण के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है दोस्तों। बीजेपी ने पिछले एक दशक में जिस समीकरण का इस्तेमाल किया है वो जाट समाज के खिलाफ यानी जाट बनाम गैर जाट समीकरण का इस्तेमाल किया है दोस्तों, और इस संतुलन पर पूरी तरीके से भाजपा केंद्रित है। उस समय सुभाष बराला के बाद अब ओम प्रकाश धनखड़ और जाट नेताओं को बीजेपी ने शुरू में जरूर अपना नेता बनाया था यानी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अब बीजेपी ने 2023 के बाद से गैर जाट वोट बैंक को मजबूत करने के तहत कदम उठाए दोस्तों। पहले पूर्व सांसद और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो सैनी वर्ग से पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वैसे समाज से आने वाली नेत्री को आगे किया है दोस्तों। अर्चना गुप्ता को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है जो से बनिया समाज से आती हैं, और अर्चना गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही बीजेपी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है दोस्तों, वैश्य समाज के लोग वो बीजेपी के साथ और जुड़ेंगे ऐसा भाजपा का दावा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी नॉन जाट नेताओं को ही लगातार आगे कर रही है दोस्तों, जिससे पता चलता है कि बीजेपी हरियाणा के अंदर अपनी राजनीति ही कुछ इस तरीके से गढ़ रही है जहां पर जाट समाज से इतर बीजेपी सब नेताओं को बड़े बड़े नेतृत्व देती है दोस्तों। और जाट समाज का कोई बीजेपी का नेता हरियाणा के अंदर उभर कर नहीं आता, तो उसके कारण भी यही है। साथ ही साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का 4 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर मंथन जारी है। सिद्धरमैया के बेटे को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार जो 4 लोगों के नाम चर्चा चल रही है उसमें सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को साधने के तहत कदम उठाया जा सकता है दोस्तों, और जो अहिंदा समीकरण है यानी जो ओबीसी समाज का समीकरण है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत